हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका जो आपका सैंपल पेपर है 2024 का, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इसके कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चंस करे थे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। आज हम इसके आगे के जो प्रश्न हैं उन्हें डिस्कस करें। तो बच्चों, आज का आपका पहला प्रश्न है, आवेशित खोखले गोलीय कोश के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव कितना होता है। What is the intensity and potential of electric field at the center of the charged hollow spherical shell? क्या कहा गया है? कहा यह गया है कि एक आवेशित गोलीय शेल है, उसके भीतर जो है विद्युत जो है क्षेत्र तीव्रता और आपको विभव बताना है कि कितना होगा। अब आपने देखा है, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, हमने इसका डेरिवेशन भी किया है। ठीक है, हमने क्या कहा था, हमारे पास एक जो है गोलीय जो है शेल है। ठीक है, गोलीय शेल है, गोलीय कोश है। ठीक है, और इसके अगर हम सेंटर की बात करें, केंद्र की बात करें, ठीक है, केंद्र की बात करें, मान लीजिए इसका केंद्र है, यहां पर आपका कोई भी आवेश नहीं होगा। आवेश कहाँ होगा, इसकी सतह पर, यानी इसकी सरफेस पर। कहाँ होगा, इसकी सतह पर, यानी इसकी सरफेस पर क्या है, आवेश है। की सतह पर या इसके जो सरफेस है उस पर क्या है, आवेश है। इसके भीतर या इसके अंदर वाले हिस्से में आवेश नहीं है। ठीक है, तो जब इसके अंदर आवेश ही नहीं है तो यहाँ पर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, आपकी जीरो हो जाएगी। ई जीरो होता है, ये हमने कैलकुलेट भी किया। साथ ही साथ यहाँ पर आपके अगर हम विभव की बात करें तो विभव भी जीरो होता है। क्यों होता है, क्योंकि आवेश जो है वो आपके खोखले गोले के बाहरी में है, अंदर नहीं है, भीतर नहीं है, बाहरी बाहर है। और जो भी आपकी इंटेंसिटी होगी भीतर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल जो होगा वो जीरो होगा, क्योंकि अंदर आपका इस चार्ज का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, वो सतह पर ही पड़ रहा है, यानी बाहर की तरफ ही पड़ रहा है। ठीक है, और ये हमने क्या किया है, कैलकुलेट किया है। ये आपका 1 मार्क्स का प्रश्न है, तो आपको सीधे आंसर लिखना है। क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे आप लिखेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड intensity and the electric field intensity inside a the electric field intensity at the center of the charged hollow spherical shell is zero. आवेशित खोखले गोलीय कोश के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य होती है।
और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे किसी पार्टिकल को, ठीक है, मूव कराते हैं तो क्या देखा गया है, यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी आपका क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। तो यहाँ पे आपका जो सेकेंड पार्ट है क्या पूछा गया, पोटेंशियल, तो आप लिखेंगे द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at the center at the center of the cell of the shell is also zero. आवेशित खोखले गोलीय कोश के केंद्र पर विद्युत विभव ही शून्य होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकेंड। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर 0.5 है। क्या कहा गया है, एक प्रत्यावर्ती धारा है, एसी करंट है और इसका शक्ति गुणांक जो है 0.5 है। परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के मध्य कालांतर क्या होगा, व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट, यानी वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, क्या दिया गया है, पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसे नोट कर लेते हैं। क्या दिया गया है, प्रत्यावर्ती धारा का शक्ति गुणांक पावर फैक्टर ऑफ एसी सर्किट 0.5। अगर हम पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाइव बराबर होता है आपके 0.5 के। 0.5 को अगर आप देखें तो 5/10 यानी 1/2 होता है। cos फाइव 1/2 होता है। ठीक है, अब अगर हम cos फाइव की बात करें, cos फाइव की बात करें तो cos फाइव जो होता है, cos फाइव यानी cos 30 डिग्री बराबर होता है आपके 1/2 के। ठीक है, cos फाइव की बात करें तो फाइव जब 30 होगा, ठीक है, सॉरी फाइव जब 60 होगा, ठीक है, 60 हो, ठीक है, फाइव जब आपका 60 डिग्री होगा, ठीक है, तो आपका क्या होगा, आपका जो यहाँ पे cos 60 आएगा वो 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जो cos 5 होगा वो cos 60 के बराबर होगा और कितना होगा, 1/2, 1/2। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब 1/2 यानी cos 60 डिग्री, cos 60 को आप और क्या लिख सकते हैं, ठीक है, cos 60 को क्या लिखते हैं, पाई की फॉर्म में, cos 60 डिग्री। तो π/3 होता है यानी cos π/3, cos π/3 यानी फाई का मान क्या है आपका π/3 और फाई क्या है आपका फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस है
किनके बीच में? वोल्टेज और करंट के बीच में। सर्किट में, परिपथ में वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है, ठीक है, जो फेज डिफरेंस है वो कितना है? π/3। तो आप लिखेंगे फेज डिफरेंस बिटवीन voltage and current is π/3, ठीक है, π/3। तो आप लिखेंगे परिपथ में विभव तथा धारा के बीच कालांतर π/3 ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा, इसे आप नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस को एक तरल पदार्थ में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर है। यानी हमारे पास एक उत्तल लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है, और इसे हमने कहाँ रख दिया? एक तरल पदार्थ के अंदर। यहाँ पे आपका एक तरल पदार्थ है और इसका भी अपवर्तनांक वही है जो लेंस का अपवर्तनांक है, यानी दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। यानी अगर हम माने इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 लेंस का और लिक्विड का μ2, तो यानी μ1 बराबर है μ2 बराबर है म्यू के, ये मान लीजिए, ठीक है, ये कहा गया है। देन व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? तो फिर फोकस दूरी क्या होगी, यानी इस कॉम्बिनेशन की फोकस दूरी क्या होगी, ये आपको बताइए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका पूरा का पूरा जो ये सिस्टम है, दोनों का अपवर्तनांक सेम है, ठीक है। यहाँ पर हम लेंस मेकर फॉर्मूले से निकालेंगे कि आखिर फोकल लेंथ कितनी है, ठीक है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, आप लिखेंगे बाय लेंस मेकर फॉर्मूला वन अपॉन एफ इक्वल्स टू म्यू माइनस वन अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो ये क्या है? लेंस मेकर फॉर्मूला है, आप जानते हैं, ये आपका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में म्यू की अगर बात की जाए, म्यू बराबर होता है आपका μ2 अपॉन μ1, ठीक है, μ2 अपॉन या μ1 अपॉन μ2, यहाँ पे होगा μ1 अपॉन μ2 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये होगा, नोट करेंगे, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू क्या होगी? μ1 अपॉन μ2। अब क्या कहा गया है, जो लिक्विड है, जो तरल है, उसका अपवर्तनांक और लेंस का अपवर्तनांक बराबर है, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस भी है, दोनों का अपवर्तनांक क्या है? बराबर है μ1 अपॉन μ2 माइनस 1। दोनों का अपवर्तनांक क्या है? बराबर है। तो आप लिखेंगे μ1 इक्वल्स टू μ2। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1/f ये है आपका फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू μ1 अपॉन μ2 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है। अब फॉर्मूला हो जाएगा, दोनों आप μ1 ले लीजिए, μ1 अपॉन μ1 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2,
1 हो गया, तो 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 माइनस 1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। 1 माइनस 1 कितना होता है? 0। ठीक है, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, यानी क्या होगा? 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू हो जाएगा, 0 से ये मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, 0। ठीक है, तो 1 अपॉन एफ क्या है? 0 है, तो जो आपका एफ हो जाएगा वो जाएगा 1 अपॉन 0। एफ क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा 0 का, तो आप 1 अपॉन 0 लिखेंगे, और क्या हो जाता है? ये आपका इंफिनिटी। ठीक है, तो यानी यहाँ पे जो फोकल लेंथ आई है वो आपकी इंफिनिटी आई है, अनंत आई है, तो आप लिखेंगे देन द फोकल लेंथ विल बी इंफिनिटी। फोकल दूरी अनंत हो। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे आप नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, किसी अर्ध तरंग दृष्टिकरण में निर्गम आवृत्ति क्या होगी यदि निवेशित आवृत्ति 50 हर्ट्ज है? In half wave rectification, what is the output frequency if the input frequency is 50 Hz? क्या कहा गया है कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर होते हैं उसमें आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज है। अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें तो हाफ वेव रेक्टिफायर में जो आपकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी, ये आपने पढ़ा है कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वो बराबर होती है इनपुट फ्रीक्वेंसी की, यानी जितनी फ्रीक्वेंसी, जितनी आवृत्ति आप डालते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर में उतनी ही आपको फ्रीक्वेंसी बाहर मिलती है। तो यहाँ पे इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। आउटपुट क्या होगी आपकी? 50 हर्ट्ज ही हो। तो आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे इन अ half wave rectification, the output frequency will be equals to the input frequency किसी अर्ध तरंग दृष्टिकरण में निर्गम आवृत्ति और निवेशित आवृत्ति दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, दोनों बराबर होते हैं, यानी क्या होगा आपका? यहां पे होगा आउटपुट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू इनपुट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज। आउटपुट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू इनपुट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज, यानी जो आपकी क्या होगी? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी यानी निर्गम
आवृत्ति कितनी होगी, तो निर्गम आवृत्ति आपकी 50 हर्ट्ज। अब लिखेंगे इसलिए निर्गम आवृत्ति 50 हर्ट्ज होगी। तो the output frequency will be the output frequency is 50 हर्ट्ज। ठीक है, ये आपका आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, भुजा वाले घन के एल भुजा वाले घन के केंद्र पर एक आवेश Q रखा गया है। घन के प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स क्या होगा? अ चार्ज Q is placed at the center of a cube of side L. What will be the electric flux passing through each face of the cube? क्या कहा गया, एक क्यूब है, ठीक है, उसके बीच में एक क्यू चार्ज रखा है, सेंटर में, बिल्कुल केंद्र को। तो हर एक जो फेस है उससे कितना फ्लक्स प्रवाहित होगा या पास होगा? क्यों आप इस तरीके से है, आपको बताना है कि हर एक फेस से किस तरीके से ये प्रवाहित हो। अब यहाँ पे हम इस क्यूब को, इस घन को क्या मान लेते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं, गॉसियन सरफेस मान लेते हैं। तो आप लिखेंगे लेट द क्यूब बी द गॉसियन सरफेस मान ले कि घन एक गॉसियन पृष्ठ है। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ है। तो गॉसियन पृष्ठ जो अगर ये है, कि गॉसियन पृष्ठ अगर ये है, तो यहाँ से अगर हम गॉस का जो लॉ है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या मानते हैं कि जो फ्लक्स होता है वो बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं तो फाई बराबर होता है आपका Q बाय एप्सिलॉन नॉट, किससे? आपके गॉस लॉ से। अब अगर हम क्यूब की बात करें, क्यूब के कितने पृष्ठ हैं? 6 पृष्ठ। ठीक है, यानी यहाँ पर हर एक पृष्ठ से जो है आपका जो ये आवेश का जो चार्ज का जो आवेश है वो गुजरेगा। और कितनी पृष्ठ है? 6। तो एक पृष्ठ से, यहाँ से आपसे पूछा है कि प्रत्येक एक पृष्ठ से कैसे गुजरेगा, ये कितना होगा आपका? तो वो आपका होगा, अगर हम इससे 5 मांगे, ठीक है, टोटल अगर 5 माने, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हम ले लेते हैं 5 बराबर हो जाएगा 5 डैश बाय 6। तो 5 डैश बाय 6 इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आप लिख सकते हैं 5 डैश इक्वल्स टू 5 बराबर आपका 6 5 होगा। ठीक है, 6 5 6 सरफेस सतह है, अब एक ही निकालनी है, तो ये हो जाएगा 6 5 डैश इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 5 डैश इक्वल्स टू Q अपॉन 6 एप्सिलॉन। क्योंकि आपका जो है हमने 5 टोटल लिया है, 5 डैश को हम क्या मान रहे हैं? फ्लक्स थ्रू a सिंगल सरफेस। ठीक है, सिंगल सरफेस। ठीक है, 5 डैश है, तो हमें सिंगल सरफेस के लिए निकालना है, तो Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? फ्लक्स
through a single surface. Flux through a single surface will be is Q upon 6 epsilon नॉट. तो आप लिखेंगे एक पृष्ठ से फ्लक्स Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट है. ठीक है, नोट करें. नेक्स्ट हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर. तो आपका अगला प्रश्न है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समान है. क्या कहा है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, दोनों क्या है? सेम है. किसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य छोटी होगी और क्यों? Which one has smaller डी ब्रोगली wavelength and why? यानी किसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कम होगी, क्यों होगी, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया. ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको होमवर्क से करके आना है. आपको इसे होमवर्क से करने की कोशिश करनी है. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो मुझे आशा है कि जितने भी आज प्रश्न आपको कराए गए हैं ये अच्छे से आपको समझ में आए होंगे, आपने नोट भी किया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं. जो ये आपका प्रश्न 7 है, ये आपका होमवर्क है, इसे आपको होमवर्क से करने की कोशिश करनी है. ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.